नमस्कार साथियों, मैं आपका दोस्त अमन जोशी स्वागत करता हूं अपने YouTube चैनल जोशी सर अकेडमी में। तो साथियों, आज हम पढ़ेंगे भारत की मिट्टी। और मिट्टी देखिएगा किससे बनती है, तो ज़मीन पर दानेदार कणों को क्या कहते हैं? मिट्टी कहते हैं। ठीक है, ज़मीन पर दानेदार कण वाली जो होती है वो मिट्टी होती है। इसकी उत्पत्ति जो है वो लैटिन भाषा के शब्द सोलम से हुई है और उसका शाब्दिक अर्थ क्या है? फर्श होगा। तो ध्यान रखिएगा, मिट्टी शब्द की उत्पत्ति किस भाषा के शब्द से? लैटिन भाषा सोलम से। और क्या है उसका अर्थ? फर्श होगा। अगला है मिट्टी का निर्माण। तो मिट्टी का निर्माण जो है वो अनेक प्रकार के खनिजों लाइक कैसे? पौधों, गैस, पानी और जीव जंतुओं के अवशेषों से हुआ है। ठीक है, ध्यान रखेंगे कि मिट्टी का निर्माण कैसे होता है? अनेक प्रकार के खनिजों, पौधों, गैस, पानी और जीव जंतुओं के अवशेषों से होता है। अब अगला टॉपिक है और जो कि बहुत महत्वपूर्ण टॉपिक है कि मिट्टी का कणों के आकार के अनुसार इनका क्रम क्या होगा। तो मिट्टी के कणों के आकार के, तो सबसे छोटा कण जो मिट्टी है हमारी, उस मिट्टी में सबसे छोटा कण कौन सा है? उसके बाद सबसे बड़ा। तो सबसे छोटा जो कण होगा वो है मृत्तिका, सबसे बड़ा जो कण होगा वो बजरी। तो मृत्तिका के बाद नंबर आएगा गाद, उसके बाद बालू और उसके बाद बजरी। साथियों, अब यहां से ध्यान से सुनिएगा कि मिट्टी के कणों के आकार का जो आकार है, उनके आकार के अनुसार इनका क्रम है। वो सबसे छोटा कौन है? मृत्तिका, जिसे क्ले बोलते हैं। और सबसे बड़ा क्या है? बजरी, गेबल। क्लियर हो गया? अब अगर बात की जाए कि इनमें सबसे ज्यादा पानी अवशोषण की क्षमता सबसे ज्यादा किस में है? अवशोषण क्षमता तो सबसे ज्यादा जो होगी वो होगी मृत्तिका में और सबसे कम होगी क्ले में। क्लियर है? अब कैसे होगी ये ध्यान से सुनिएगा इस कॉन्सेप्ट को कि जो मिट्टी का जो भी पार्ट है, चाहे वो बजरी हो, जितना बड़ा होगा उसके पानी अवशोषण की क्षमता उतनी ही कम होगी। जितना छोटा होगा उसके पानी की अवशोषण क्षमता उतनी ही अधिक होगी। ठीक है, पानी सोखने की क्षमता। उसके बाद भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद ने 1986 में भारत की मिट्टी को 8 भागों में बांटा है, जिसमें से सबसे पहले मिट्टी होगी हमारा जलोढ़ मिट्टी। जलोढ़ मिट्टी जो है भारत में सर्वाधिक मात्रा में पाई जाने वाली मिट्टी कौन सी है? जलोढ़। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। इसका जो उपनाम है दोमट या कछारी मिट्टी, इसका उपनाम है। कहाँ पाई जाएगी? तो नदियों के तटवर्ती क्षेत्रों में जो है आपका जलोढ़ मिट्टी पाई जाती है। नंबर 3 पॉइंट। अब इसमें जो है अधिकता होती है पोटास और कैल्शियम की, कमी होती है नाइट्रोजन और ह्यूमस की। अब अगर बात करूं कि जलोढ़ मिट्टी में कौन कौन सी फसलें उत्पाई जाएंगी, तो वो होगी धान, गेहूं, गन्ना, दलहन, तिलहन। ठीक है, इस तरीके की जो फसलें हैं जिनमें पानी की मात्रा अच्छी खासी चाहिए हो, उसमें क्या होगा? जलोढ़ मिट्टी में वो फसलें उगाई जाएंगी। क्लियर हो गया? नेक्स्ट, भारत में सबसे ज्यादा, मैंने अभी पहले ही बता दिया कि भारत में सबसे ज्यादा कौन सी मिट्टी मिलेगी आपको? जलोढ़। अब जलोढ़ मिट्टी के 2 प्रकार होते हैं। एक होती है नई जलोढ़ मिट्टी, उसको बोलते हैं खादर, और पुरानी जलोढ़ मिट्टी जो है उसको बोलते हैं बांगर। क्लियर हो गया? खादर जो होगा वो उपजाऊ क्षेत्र होगा और बांगर जो क्षेत्र होगा वो अनुपजाऊ क्षेत्र होगा। क्योंकि यहाँ क्या है, बारिश का जो पानी है या नदियों का जो पानी है वर्ष में एक बार भी जो है इस एरिया तक, इस क्षेत्र तक नहीं जाता है। तो उससे क्या होगा? मिट्टी जो है वहाँ की नई नहीं हो पाएगी, इसलिए क्या है वो पुरानी की पुरानी रहेगी। तो वहाँ पे अनुपजाऊ क्षेत्र बनेगा और उस क्षेत्र को क्या कहते हैं? बांगर। जहाँ नहीं हो जाएगी उसे क्या कहेंगे? खादर। ठीक है, यहाँ हम पहले पढ़ा भी चुके हैं कि हम उसमें क्या है। सबसे पहले देखिएगा शिवालिक, शिवालिक के बाद हमने पढ़ा था भाबर, भाबर के बाद तराई, तराई के बाद खादर, सॉरी बांगर, बांगर के बाद खादर। ये क्रम है ऊपर से नीचे की ओर। ठीक है, ध्यान रखेंगे।
अगली मिट्टी का नाम है काली मिट्टी। अभी यूपी पैट में ही और एसएससी में यहाँ से क्वेश्चन आया हुआ है कि काली मिट्टी का जो काला रंग है वो किसके कारण होता है। तो सबसे पहले ध्यान रखेंगे काली मिट्टी निर्माण किससे होती है, तो बेसाल्ट चट्टानों के टूटने फूटने से हमारी काली मिट्टी बना करती है। उसके बाद काली मिट्टी किस खेती के लिए उपयुक्त होती है, तो शुष्क खेती के लिए जो है ये प्रयुक्त होती है। नेक्स्ट इसके कुछ नाम हैं। सबसे पहले जो इसका इंपॉर्टेंट नाम है, इंटरनेशनल लेवल पे पूछा जाता है कि काली मिट्टी को अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर किस नाम से जाना जाता है, तो उष्ण कटिबंधीय चरनोजम के नाम से जाना जाता है। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, उष्ण कटिबंधीय चरनोजम। अब अन्य नाम में बात करूं तो काली मिट्टी को कपासी मिट्टी, क्योंकि इसमें कपास की खेती होती है। उसके बाद लावा मिट्टी, उसके बाद स्वतः जुताई वाली मिट्टी, और ट्रॉपिकल ब्लैक अर्थ भी जो है इसका नाम है। तो नाम याद रख लेंगे काली मिट्टी के क्या क्या उपनाम है। इंटरनेशनल लेवल पर उष्ण कटिबंधीय चरनोजम, कपासी मिट्टी कपास की खेती के कारण, लावा मिट्टी, स्वतः जुताई वाली मिट्टी और ट्रॉपिकल ब्लैक अर्थ। इसके बाद काली मिट्टी में जो अधिकता होती है वो कैल्शियम की होती है और पोटास की होगी और आयरन की होगी। कमी की बात करूं तो नाइट्रोजन, फास्फोरस और जैविक पदार्थों की काली मिट्टी में कमी होगी। ठीक है। काली मिट्टी में कपास की खेती होती है, तंबाकू और मोटे अनाज और अलसी की खेती इसमें हुआ करती है। नेक्स्ट पॉइंट है काली मिट्टी का काला रंग। तो काली मिट्टी का जो काला रंग है वो टिटनीफेरस मैग्नेटाइट के कारण होता है। ठीक है। यही पेपर में अभी क्वेश्चन आया था पेपर में अभी एसएससी वाले में, एसएससी स्टेनो में, कि काली मिट्टी का काला रंग। ठीक है। उसके बाद काली मिट्टी कहाँ पाई जाती है, तो सबसे ज़्यादा भारत में, प्रायद्वीप या भारत में पाई जाया करती है। तो साथियों अगला टॉपिक है हमारा लाल मिट्टी। लाल मिट्टी का निर्माण ग्रेनाइट और नीच चट्टानों के मिलने से, या कहूं तो ग्रेनाइट साथियों अगला टॉपिक है हमारा लाल मिट्टी। लाल मिट्टी जो है ग्रेनाइट और नीच चट्टानों से बनती है। इसका जो लाल रंग है वो रेड ऑक्साइड के कारण होता है। काली मिट्टी का जो काला रंग था वो टिटनी फेरस, ठीक है ना, मैग्नेटाइट टिटनी फेरस कुछ करके उसका नाम था, उसको ध्यान रख लेंगे। मिट्टी में लौह तत्व, मिट्टी में लौह तत्व और एल्यूमिनियम की अधिकता होती है। और कमी की बात करूं तो नाइट्रोजन और फास्फोरस की कमी होगी। इसकी मुख्य फसल है बाजरा, ध्यान रखेंगे। बाजरा किसकी मुख्य फसल है, तो लाल मिट्टी की मुख्य फसल है बाजरा। अगली मिट्टी का नाम है लैटेराइट। ठीक है। तो लैटेराइट जो मिट्टी है उसका उपनाम है मखमली मिट्टी। अब मखमली मिट्टी उपनाम रखने का क्या कारण है, तो वो देखेंगे। क्योंकि सूखा होने पर इस मिट्टी का जो स्वरूप है वो ईंट के जैसा होगा और गीला होने पर इसका स्वरूप दही के जैसा होता है। ठीक है। अगला अगर अधिकता की बात करूं तो आयरन और एल्युमिनियम, कमी की बात करूं तो नाइट्रोजन, चूना और जैविक पदार्थ होंगे। इसकी मुख्य जो फसल है वो है काजू इलायची की खेती, काजू इलायची और चाय की खेती। ठीक है। नेक्स्ट हेडिंग है हमारा पर्वतीय मिट्टी। पर्वतीय मिट्टी, इसमें जो होगा चाय, कहवा, मसाला और फल होते हैं इस पर्वतीय मिट्टी में। अगर मैं बात करूं कि पर्वतीय मिट्टी में सबसे ज़्यादा क्या उगाया जाता है, तो गरम मसाले। अगर एक और नोट लिखना हो और सबसे ज़्यादा अच्छी बात ध्यान करनी हो तो सर्वाधिक झूम खेती कहाँ होती है, नागालैंड में। एसएससी जीडी में क्वेश्चन आया था। अगला हेडिंग है हमारा मरुस्थलीय मिट्टी। मरुस्थलीय मिट्टी, अब देखिएगा मरुस्थलीय मिट्टी का जो स्वरूप है वो कुछ इस तरीके का है। फसल कैसी है,
इसमें फसल होगी ज्वार, बाजरा और मोटे अनाज। उपनाम है इसका पीट और दलदली मिट्टी। बहुत अच्छा क्वेश्चन आता है यहाँ से कि पीट और दलदली मिट्टी किसका उपनाम है? मरुस्थलीय मिट्टी का नाम है। जैविक मिट्टी जो है, अगला हेडिंग है हमारा जैविक मिट्टी। जीवाश्म की प्रचुरता के कारण इसे जैविक मिट्टी कहा जाता है। ठीक है। नेक्स्ट है पीट और दलदली मिट्टी। वर्षा ऋतु में जलमग्न क्षेत्रों में ये जो है पीट और दलदली मिट्टी पाई जाया करती है। अगला हेडिंग है हमारा लवणीय एवं क्षारीय मिट्टी। तो लवणीय और क्षारीय मिट्टी को जो है इसे रेहे, कल्लर, ऊसर और चौपन के नाम से जाना जाया करता है। इसकी मुख्य फसल है गेहूं, गन्ना, चावल और कपास। भारत में सबसे ज़्यादा लवणीय मिट्टी जो पाई जाती है वो कहाँ मिलती है? गुजरात में। और सर्वाधिक क्षारीय मिट्टी कहाँ मिलती है? तो उत्तर प्रदेश, यूपी में। अगर भारत में मिट्टी के विस्तार का क्रम याद करें तो भारत में सबसे ज़्यादा कौन सी मिट्टी मिलेगी? सबसे ज़्यादा मिट्टी मिलती है जलोढ़, उसके बाद लाल या पीली, नेक्स्ट काली और लैटेराइट। बहुत अच्छा क्वेश्चन है, आपकी सीरियल जो है इसको लगाएंगे अब। अधिक वर्षा वाले स्थानों पर कौन सी मिट्टी मिलेगी? अम्लीय। और कम वर्षा वाले स्थानों पर कौन सी मिट्टी मिलेगी? क्षारीय। अब यहाँ से प्रश्न क्या बनता है उसको थोड़ा ध्यान दें में कि अम्लीय मिट्टी को क्षारीय करने या कहूँ तो खेती के लिए उपयुक्त बनाने के लिए चूने का प्रयोग होगा, और क्षारीय मिट्टी को या क्षारीयता कम करने के लिए उसमें जिप्सम का प्रयोग होगा। क्लियर है? अगला पॉइंट है हमारा, मिट्टी को जीवित तंत्र की संज्ञा दी जाती है। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि मिट्टी की उर्वरता ह्रास मृदा अवकर्षण की संज्ञा। ठीक है, मिट्टी की उर्वरता ह्रास जो है उसे मृदा अवकर्षण की संज्ञा दी जाती है, मृदा अवकर्षण कहा जाता है। नेक्स्ट पॉइंट्स हैं कुछ। मिट्टी में जीवाश्म जो पदार्थ की मात्रा है वो 5 से 10% होती है और जल की मात्रा 25% हुआ करती है। अगला है अम्लीय मिट्टी में हाइड्रोजन आयन की अधिकता होती है। नेक्स्ट, अगर प्रश्न पूछा गया कि पौधों में सर्वाधिक जो वृद्धि है वो किस पीएच मान पे होगी, तो 6 से 7 के बीच में होगी। नेक्स्ट, काली मिट्टी को यूपी में करेल कहा जाता है, करेल की संज्ञा दी गई है। अगला है जलकुंभी को बंगाल का आतंक कहते हैं। नेक्स्ट, सर्वाधिक मृदा अपरदन वाला राज्य कौन सा है? राजस्थान। नेक्स्ट पॉइंट है हमारे केंद्रीय मृदा संरक्षण बोर्ड। तो यह गठन हुआ है 1953। भारत में सूखा क्षेत्र कार्यक्रम 1973। राष्ट्रीय बंजर भूमि विकास मंडल 1985। अगला है एकीकृत बंजर भूमि विकास कार्यक्रम 1989। ठीक है साथियों, ये चारों सन वाले क्वेश्चन है और इंपोर्टेंट है। नेक्स्ट है वैश्विक स्तर पर प्रति व्यक्ति वनों का क्षेत्रफल कितना है? तो 0.6 हेक्टेयर। अगला है केंद्रीय वन आयोग का गठन, तो 1965। इतना हो गया हो तो अगला पॉइंट हमारा या अगला हेडिंग है मृदा अपरदन। देखिएगा मृदा अपरदन क्या है वो पढ़ें। मिट्टी एक नवीकरणीय संसाधन है। पहला पॉइंट कि मिट्टी क्या है? एक नवीकरणीय संसाधन है। उसके बाद जिसके कारण इसका संरक्षण अत्यंत आवश्यक है। मिट्टी की प्रमुख समस्याएं मिट्टी निम्नीकरण या मिट्टी अपरदन है। मृदा निम्नीकरण या मृदा अपरदन है। मृदा की गुणवत्ता में आने वाली कमी को मृदा अपरदन कहते हैं। ठीक है, तो मृदा अपरदन क्या है? मृदा की गुणवत्ता में आने वाली कमी को मृदा अपरदन कहते हैं। तथा मिट्टी के ऊपरी आवरण के क्रमिक स्थानांतरण या कटाव को मृदा अपरदन कहते हैं। दोनों ही परिभाषा मैंने आपको बता दी कि मृदा अपरदन क्या है कि मिट्टी का ऊपरी आवरण का अगर उसका स्थानांतरण या कटाव हो रहा है तो भी उसको मृदा अपरदन कहेंगे, और गुणवत्ता में आने वाली कमी जो है उसको भी मृदा अपरदन कहेंगे। नेक्स्ट है मृदा अपरदन की प्रक्रियाओं का
क्रम जो है वो निम्नलिखित है। सबसे पहले है असफाल अपर्दन। ये बहुत बार पेपर में आ चुका है, असफाल या बूंदाघात अपर्दन। वर्षा की बूंदों के मिट्टी पर आघात से मिट्टी के कणों के पृथक्करण को बूंदाघात अपर्दन या असफाल अपर्दन कहते हैं। साथियों ये क्या पॉइंट है उसको समझें। देखिएगा, जैसे मैं आपको बताऊं, अपने घरों के पास अगर थोड़ी बहुत ज़मीन हो या मिट्टी वाला एरिया हो तो वहाँ देखिएगा उस पर धूल होगी, और धूल है तो उस पर ना हल्का हल्का पानी का छिड़काव करोगे तो पानी की जो बूंदें होंगी उस पर धूल के कण जम जाते हैं, और उस धूल के कण को ही क्या कहेंगे? असफाल अपर्दन या बूंदाघात अपर्दन। अगला है परत अपर्दन। जब वर्षा के जल के साथ मिट्टी की ऊपरी परत पूरी की पूरी बह जाए तो उसे कहेंगे परत अपर्दन। अब ये अपर्दन कहाँ होता है? तो तीव्र ढाल वाले क्षेत्र में होता है। अगला है रिल अपर्दन। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, रिल अपर्दन भी काफी बार पेपर में आया है। जल के कारण मिट्टी में बनने वाली छोटी और कम गहरी नालियों को रिल अपर्दन कहते हैं। मतलब जो छोटी छोटी नालियां सी बन जाया करती है ना जब बारिश पड़ती है, या मिट्टी किसी भी अगर ऐसे ही पानी कहीं बहा दिया जाए, तो उसके बाद की बात कर रहे हैं कि जल के कारण मिट्टी में बनने वाली छोटी और कम गहरी नालियों को रिल अपर्दन कहते हैं। अगला है अवनालिका अपर्दन। जब अभी देखिएगा, मैंने कहा था कि रिल अपर्दन में छोटी छोटी नालियां बनती हैं, लेकिन अगर ये नालियां जो हैं बड़ी बड़ी हो जाएं, कुछ इस तरीके की, है ना, देखिएगा अंतर दिखाई दे रहा होगा। तो जब रिल अपर्दन की नालियां बड़ी और विस्तृत हो जाएं तो उसे अवनालिका अपर्दन कहते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट है कि जब रिल अपर्दन की नालियां, ये रिल अपर्दन और इसकी नालियां जो है और बड़ी हो जाए, विस्तृत हो जाए, तो उसे अवनालिका अपर्दन कहेंगे। अवनालिका अपर्दन से बीहड़ का निर्माण होता है। ध्यान रखें, अवनालिका अपर्दन से बीहड़ का निर्माण होता है। ऐसी भूमि जोतने योग्य नहीं रहती और इसे उत्खात भूमि भी कहते हैं। तो उत्खात भूमि किसे कहते हैं? तो बीहड़ वाली भूमि को कहते हैं। चंबल बेसिन में ऐसी भूमि को खड्ड भूमि भी कहा जाता है। ध्यान रखिएगा, चंबल का जो बेसिन है या चंबल का जो बीहड़ है वो भी कुछ इसी तरीके अवनालिका अपर्दन का ही एग्जाम्पल है। अगला है पवन अपर्दन। तो पवनों के द्वारा, हवाओं के द्वारा मैदान अथवा ढालियों क्षेत्र से मृदा को उड़ा ले जाने वाली प्रक्रिया को क्या कहेंगे? पवन अपर्दन। बहुत ज्यादा बड़ी बात नहीं है कि मिट्टी के जो उड़ने से, या कहूं तो हवा के चलने से जो थोड़ी बहुत मिट्टी उड़ जाया करती है उसे पवन अपर्दन कहते हैं। अगला है धारा अपर्दन। जब जल की धारा तीव्र ढाल से बहती है तो जल की अपर्दन क्षमता बढ़ जाती है तथा जल गहराई में कटाव करता है। जल तब तक अपर्दन करता रहता है जब तक वह स्थिर ढाल प्राप्त नहीं कर लेता। ये देखिएगा कौन सा धारा अपर्दन की बात कह रहा है। जैसा धारा अपर्दन का अगर मैं एग्जाम्पल देने की बात करूं तो आप नर्मदा नदी का मुहाना समझ लीजिएगा, वो इसका सबसे बेस्ट एग्जाम्पल रहेगा।